सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आप क्लास 12th का हिस्ट्री का सेशन देखने जा रहे हैं और 2024 और 25 के हिसाब से लेक्चर सीरीज आपको देखने को मिलेगी। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं, थिंकर्स बिलीव एंड बिल्डिंग है। इसे हिंदी में विश्वास, विचारक और इमारतें कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हिस्ट्री का और इस चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद हम एक बुक पूरी खत्म कर चुके होंगे। आई होप आप सभी लोगों ने हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज के इससे पहले जो चैप्टर होंगे वो ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि हिस्ट्री को एक यूनिक वे में समझाने की कोशिश हम करने की करते हैं यहाँ पे। और ई पाठशाला पे आप सभी लोग ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक सारा कंटेंट एसएसटी से रिलेटेड आपको इसमें मिलता है। हम बात करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर थिंकर्स बिलीफ से रिलेटेड और यूनिक वे में सिखाने की कोशिश करी जा रही है। कुछ बेसिक बातें भी जो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है वो आपको यहाँ सिखाई जाएगी। ठीक है, तो हम टाइमलाइन से शुरू करने जा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस पूरे चैप्टर के अंदर है क्या। हम बेसिक अगर बात करें तो वैसे तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 600 BC से लेके 600 AD का टाइम पीरियड हम इसमें पढ़ेंगे। और आप लोगों ने अच्छी तरीके से पहले भी पढ़ा होगा, जो हमने सेकंड चैप्टर करा था उसमें हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री इसी के बीच पढ़ने की कोशिश करी थी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमारे ऐप पे ज़रूर जुड़िएगा। इस ऐप पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐप पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ जाके ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। और सारी चीज़ें जो हम एनसीईआरटी में जो भी अवेलेबल होता है, उसके अलावा जो कंटेंट बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए होता है, वो यहाँ पे हमारे इस ऐप पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है। हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। दिस चैप्टर डिस्कस द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट इन द अर्ली इंडिया फोकसिंग ऑन द बुद्धिज्म। वैसे तो ये चैप्टर फोकस कर रहा है बुद्धा से रिलेटेड, बुद्धा के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको ये भी जानने की ज़रूरत होगी कि बुद्धिज्म धर्म के ऊपर और जैनिज्म धर्म के ऊपर इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करा गया है और थोड़ा बहुत हिंदू के बारे में बता रखा है। किस तरीके से रिलीजियस यानी कि विश्वास या जो भी हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, धार्मिक विश्वास से रिलेटेड, वो इस चैप्टर में चर्चा करी गई है। इट इज़ ऑल्सो एग्जामिन हाउ दिस रिलीजियस आइडिया वर कंपाइल्ड एज अ टेक्स्ट एंड रिफ्लेक्ट इन द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर। और ये चैप्टर ये भी बताने की कोशिश करता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो इतने हज़ारों साल पहले बड़े बड़े विचारकों ने हमें दी, उसको किस तरीके से टेक्स्ट में कंपाइल करा गया और टेक्स्ट के साथ साथ वो चीज़ें हमें मंदिरों के अंदर, स्तूपा के अंदर और साथ में हमें टेक्स्ट में भी देखने को मिलती है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को इकट्ठा करा होगा, किस किस तरीके से इकट्ठा करा होगा, वो हम इसमें समझेंगे। बुद्धिस्ट, जैन एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आर रिटन इन वेरियस लैंग्वेजेस। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि संस्कृत के अंदर ज़्यादा चीज़ें रिटन में थी, लेकिन उससे पहले के टाइम पीरियड में पाली, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और प्राकृत भाषा भी थी, जिसमें हमने देखा कि जितने भी हमारे रिसोर्स मिलते हैं अलग अलग जगहों पे हिस्टोरियंस को ये सारी चीज़ें मिली और मिलने के बाद उन्होंने इसको कंपाइल करने की कोशिश करी। लार्ज एंड इम्प्रेसिव मटेरियल रिमेन्स इंक्लूडिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड द इंस्क्रिप्शन। बहुत बड़े लेवल पे हमें बहुत सारे स्क्रिप्ट मिली, इंस्क्रिप्शंस मिले और बहुत सारी ऐसे रिटर्न फॉर्म्स मिली जिससे हमने अंदाज़ा लगाया और उसको रिलेट कर पाए। वैसे तो इतिहास आपको पता है दो ही तरीके से बनता है, या तो टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ हमें मिल जाए या मटेरियल फॉर्म बिल्डिंग के अंदर कुछ मिल जाए। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो इतिहास बन जाता है। और इसी बिहाफ पे हमें ये चैप्टर बताता है कि किस तरीके से रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ होगा। तो हिस्टोरियंस बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उन्होंने इस पूरे टाइमलाइन को एक तरीके से बताने की कोशिश करी है कि ये थिंकर्स के आने की ज़रूरत क्यों थी। और ये थिंकर्स इंडिया में नहीं बल्कि थिंकर्स उस टाइम पे रह रही व्यवस्था जो भी होगी उनकी कंट्री के अंदर, उसके ऊपर उन क्वेश्चन, उनकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन करते हुए इन लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम को लोगों के सामने प्रेजेंट करा। तो अगर हम देखें तो एमर्जेंस ऑफ थिंकर्स इन द मिड फर्स्ट मिलेनियम BC, 1000 BC टू 1 BC। मतलब कि अगर हम देखें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी एनसीईआरटी ज़्यादातर फोकस करती है 600 से लेके 600 AD के टाइम पीरियड में, लेकिन जो ये हमें बताने का चैप्टर कोशिश कर रहा है वो ये बता रहा है कि ज़ीरो से अगर हम 1000 साल पीछे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हमें थिंकर्स देखने को मिलते हों। हमें इस टाइम पीरियड पे बहुत सारी टर्निंग पॉइंट देखने को मिली और इससे पहले जो भी बिलीफ सिस्टम, जो भी रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहे होंगे
उनके ऊपर लोगों ने क्वेश्चंस करना चालू करा। तो अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग लोग थे, जैसे जेरस्टुजा ईरान के अंदर मिले, उसके बाद कोन्जी करके हैं वो चाइना के अंदर मिले, सुकरात, प्लूटो, एरिस्टो वो ग्रीस के अंदर मिले, और इंडिया में महावीर गौतम जो हैं और आपके क्या कहते हैं महावीर और गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा, उन्होंने इंडिया के अंदर ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस करे। मतलब आप देख सकते हो कि दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। उस टाइम पीरियड पे चल रही व्यवस्था, यानी कि 0 से 1000 साल पीछे जाओ या 0 से 600 बीसी के टाइम पीरियड पे जाओ, तो उस टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे समाज में कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम चल रहा था। लोग किसी न किसी विचारधाराओं को मान रहे थे और इन सभी लोगों ने इन्हीं विचारधाराओं के ऊपर क्वेश्चन करना चालू करा। और क्वेश्चन हर एक कंट्री के अलग अलग हो सकता है, बट क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम इंडिया के अंदर रिलीजियस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, इसीलिए इंडिया के अंदर वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा जो हैं उन्होंने समझने की कोशिश करी, मिस्ट्री को समझने की कोशिश करी कि जो इंसान अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, उस धरती के ऊपर जो एग्जिस्टेंस में है, तो असल में रिलेशन क्या है इस धरती के ऊपर और इस इंसान के बीच का जो कॉस्मिक ऑर्डर है, रहस्यमयी ऑर्डर है, वो है क्या। असल में क्या इंसान बस इस धरती पे आया है, खाएगा पिएगा मौज करेगा और चला जाएगा। तो असल में ये एक थिंकिंग है, लोगों ने उस टाइम पीरियड पे नहीं सोचा था। तो लोग जिस भी बिलीफ सिस्टम में विश्वास रखते थे, उन्होंने उन बिलीफ सिस्टम के ऊपर बताने की कोशिश करी कि क्या हमें इसे फॉलो करना चाहिए या नहीं फॉलो करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने गौतम बुद्धा के बारे में भी डिस्कस नहीं करा इस चैप्टर में, लेकिन इससे पहले भी डिस्कस नहीं हुआ। इनसे पहले वाले जो फर्स्ट चैप्टर था वो तो पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे था। फिर हमने उसके बाद पूरी तरीके से मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा। मौर्यन एम्पायर में हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म को मानता था, लेकिन एंड में आते आते जब अशोक आए तो उन्होंने बुद्धा धर्म को अडॉप्ट करना चालू करा। क्या उससे पहले कोई दूसरा धर्म नहीं होगा? बिलीफ सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए अगर हम देखें तो जिस टाइम पीरियड पे अशोक जो था, जिसने अखंड भारत का निर्माण करा था, जिसने पूरा का पूरा भारत जीत लिया था, उस व्यक्ति के सामने ये आइडियोलॉजी आई कि सही मायने में जो धम्मा है उसकी उसने एस्टैब्लिशमेंट क्यों करी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमें हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, और जो बच्चा एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ता है तो वो थ्रू द लाइन तो पढ़ रहा है लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पा रहा। अगर हम अशोका के टाइम पीरियड पे देखें तो अशोका के टाइम पीरियड में उनके जो फादर थे चंद्रगुप्त, वो लगभग 322 बीसीई के टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट कर चुके थे। लेकिन उससे पहले से हमारे इंडिया के अंदर थिंकर्स चले आ रहे थे, क्योंकि हम लगभग 600 बीसीई के टाइम पीरियड की बात पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि उस टाइम पीरियड पे ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने उस टाइम पीरियड की चल रही अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन करना चालू करा। और जब क्वेश्चन चालू करा तो दुनिया के महानतम राजाओं में से अशोक था, और उनको ऐसा इनके बिलीफ सिस्टम में क्या लगा जो इन्होंने फॉलो किया। फॉलो करने का भी अपना एक रीज़न हो सकता है, फॉलो करने का भी अपना एक पर्पस हो सकता है, और उन्होंने फॉलो करा। तो उस टाइम पीरियड में अगर हम देखें लगभग 600 बीसी के टाइम पीरियड में, तो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जैसी चीज़ें जो थी चला करती थी और लोग उन्हीं को ही फॉलो करते थे। ज़्यादातर इंडिया के अंदर यही होता आ रहा था। तो अर्ली टाइम पीरियड में वैदिक ट्रेडिशन जो था बहुत टाइम पीरियड तक एग्जिस्टेंस में था, मौजूद था, और वैदिक परंपराओं के ऊपर लोगों की मान्यताएं बहुत ज़्यादा थी। इसके बारे में हमें अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग जगहों पे टेक्सेस, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हमें मिली, और हमने उस टाइम पीरियड पे ये पाया कि उस टाइम पीरियड पे जब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जैसी चीज़ चलती थी इंडिया के अंदर, तो ऋग्वेद जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उस समय पे परंपरा में एग्जिस्टेंस में थी। और ऋग्वेद के अंदर अगर हम देखें तो लोग उस टाइम पीरियड पे अग्नि, इंद्र और सोम की पूजा किया करते थे, क्योंकि जो प्रेजेंस में है लोग उन्हीं बिलीफ सिस्टम के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। और जब गौतम बुद्धा का धर्म नहीं आया था या उनका बिलीफ सिस्टम नहीं आया था, तो लोग वैदिक कल्चर के ऊपर ज़्यादा मतलब मान्यता रखते थे। और जब वो ज़्यादा मान्यता रखते थे तो उनका मानना ये था कि अग्नि, इंद्र, सोम, उसके बाद सूरज, इन सब की पूजा होनी चाहिए। और पूजा होनी चाहिए तो वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अग्नि की प्रार्थना जो थी पूरी तरीके से ऋग्वेद में लिखी हुई है, और ये सारी की सारी वैदिक संस्कृति कहलाती थी। उस टाइम पीरियड पे ये सारी चीज़ें मौखिक रूप में होती थी। पुरोहित, पंडित, बड़े बड़े जो ज्ञाता लोग होते थे वो यज्ञ किया करते थे,
और समाज के अंदर ये बताने की कोशिश करते थे कि भाई जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, इंद्र बिजली है, हम उन बिजली की पूजा करनी चाहिए हमें। उसके बाद अग्नि आग है, हमें दिखाई दे रही है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सोम एक तरीके का प्लांट है, उसका भी यूज़ करा जाता है, तो उसकी भी पूजा लोग किया करते थे। तो यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा होती थी और यज्ञ को हमारी इंग्लिश के अंदर सेक्रीफाइस कहा गया है। अब सेक्रीफाइस के लिए लोग जब यज्ञ करते थे तो वैदिक या ऋग्वेद के टाइम पीरियड पे, जिसे हम वैदिक ट्रेडिशन कहते हैं, उस टाइम पीरियड पे लोग हंस, ये हंस वर्ड आप देखेंगे लोग इसका ही उच्चारण किया करते थे। हंस एक तरीके की, मैं कह सकता हूँ, एक प्रार्थना है, एक भजन है, जिसमें इंसान अपने मवेशियों को, अपने पुत्रों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए ये सारे यज्ञ करवाया करते थे। शुरुआती समय में यज्ञ जो होते थे कलेक्टिवली परफॉर्म होते थे, मतलब एक सामूहिक रूप से लोग यज्ञ करते थे। घर का कोई भी बड़ा इंसान होता था वो यज्ञ करवाता था और वो इस यज्ञ के अंदर मुख्य रूप में रहता था। अब यज्ञ जैसी परंपरा सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य के लिए होती थी और समाज में कल्याण जैसी व्यवस्थाएं बनी रहीं और ये काफ़ी लंबे सालों से चलता आ रहा था। तो इसीलिए एनसीईआरटी आपको दो टाइप के यज्ञ बताने की कोशिश करती है, एक अश्वमेध यज्ञ है और एक राजसूय यज्ञ है। आप कोई सी भी साउथ की पुरानी फिल्म उठा के देख लीजिए, अपने घर के अंदर भी आप देखें तो यज्ञ, जब हम घर नया खरीदते हैं, नया बनाते हैं या सुख शांति के लिए, आज भी हमारे प्रेजेंट टाइम पीरियड में यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं हैं। अगर आपने रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, तो हमने महाभारत से रिलेटेड 3rd चैप्टर भी पढ़ा था, हमने उसमें भी यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं देखी थी। हमने बाहुबली मूवी देखी तो हमने उसमें भी यज्ञ व्यवस्था देखी। तो यज्ञ एक तरीके से शांति और सुख सुविधा के लिए होता है। और अश्वमेध यज्ञ और इन सभी यज्ञों के अंदर अग्नि, इंद्र और सोम की और सूरज की पूजा होती थी। तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग 0 से लगभग, कहाँ से दोस्तों, ये टाइम पीरियड मैंने लिखा है, लगभग 0 से 1000 से और लगभग 500, अगर हम देखें तो 500 BC, इस टाइम पीरियड पे यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं समाज के अंदर बहुत ज़्यादा थी। लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ के सिस्टम पे भरोसा भी रखते थे। लोग भजन गाते थे और भजन ज़्यादातर संस्कृत में होते थे। तो आपने 3rd चैप्टर पढ़ा था, उस 3rd चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं सिर्फ ब्राह्मण जैसे लोग ही करते थे, क्योंकि उनको ही संस्कृत आती थी। तो वो सारे ही मंत्र ग्रंथ जो भी हैं, वो विद्या जो थी वो उन्हीं को आती थी। तो ये यज्ञ व्यवस्था ब्राह्मण की कैटेगरी में ज़्यादा हमें देखने को मिलती थी। और यज्ञ के अंदर लोग 2 टाइप के यज्ञ करते थे। तो राजसूय यज्ञ जो होता था, राजसूय यज्ञ आप देख सकते हो एक तरीके का सेक्रेड परफॉर्म है, पवित्र, क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ पवित्र प्रार्थनाओं जैसा होता है। राजसूय यज्ञ एक राजा द्वारा किया जाने वाला यज्ञ है जो पवित्र अनुष्ठान माना जाता है, जो उसे अपने कर्तव्य को सबसे अधिक संभव तरीके से निभाने के लिए बाध्य करता है और उसे सभी का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा घोषित करा जाता है। अगर आप देखो तो पुराने ज़माने जब किसी का अभिषेक हो रहा होता था, कोई राजा नए सत्ता पे आ रहा है, जब भी यज्ञ होता था, राजा कोई शांति करवाना चाहता है तो यज्ञ करवाता था। इससे ये होता था कि पूरे साम्राज्य के अंदर शांति बनी रहती थी। पूरे कभी साम्राज्य में कोई संकट आ जाए तो ऐसे टाइम पीरियड में यज्ञ करवाए जाते थे। यज्ञ करवाने का मेन इंटेंशन, मेन मकसद यही होता था कि भैया देखो, अगर यज्ञ करवाएंगे तो शांति सुविधाएं बनी रहेंगी। और दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ एक तरीके से उस टाइम पीरियड पे राजा ही परफॉर्म करवाता था, लेकिन राजा इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर अपनी पूरी तरीके से पावर को दिखाने की कोशिश करता था। तो आप देख सकते हो अश्वमेध यज्ञ राजसूय के समान था, लेकिन इसमें पवित्र अग्नि में घोड़े की बलि भी शामिल होती थी। एक राजा इन दोनों यज्ञों को राजाओं द्वारा ही करवाते थे। इसके अंदर ये दिखाने की कोशिश करी जाती थी कि देखो, अगर एक राजा है वो एक घोड़े को 1 साल तक कहीं पर छोड़ दे और उस घोड़े को कोई भी ना मारे, तो इट मीन्स दैट उस राजा से सारे लोग डरते हैं। और अगर गलती से कोई घोड़ा पकड़ भी ले तो इट मीन्स दैट कि वो राजा से लड़ाई करने की बात कर रहा है और वो राजा उससे युद्ध लड़ता था। और जब उससे युद्ध लड़ता था तो अगर वो हारा या जीत गया तो उसकी टेरिटरी उसके अंडर में आ जाएगी, और हार गया तो उसकी टेरिटरी उसके द्वारा छीन ली जाएगी। लेकिन अगर वो जीत जाता था तो इससे मैं कह सकता हूँ भारतीय समाज में उस समय, इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन किंग की जो थी उस समय पे, मैं कह सकता हूँ शाही संप्रभुत्वता, इंपीरियल सोवरेनिटी दिखाने की कोशिश करी जाती है। इसके बारे में आपने रामायण के अंदर बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कि राजा राम जो थे, उनका घोड़ा पूरे उसमें था, लेकिन उनके बेटों ने गलती से उस घोड़े को पकड़ लिया था और इट मीन्स दैट वो उनको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा यज्ञ दिखाने की कोशिश करी गई थी।
यज्ञ कराने का मेन मकसद बस राजा का या पूरे साम्राज्य में यही होता था कि शांति सुविधाएं बनी रहे और लोगों का कल्याण हो, लोगों की मतलब जो पवित्रता है वो बनी रहे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, राज्य पे किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है वो टल जाए। तो ये वैदिक ट्रेडिशन ब्राह्मणों के द्वारा काफ़ी लंबे समय तक फॉलो करवाया गया और ये बताया जाता था कि ये हमने नहीं बनाया, ये एक डिवाइन सिस्टम है जो कई हज़ारों सालों से पहले से ही बना हुआ है। इसके बारे में हमने 3rd चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया था। तो उसी टाइम पीरियड पे लोगों ने क्वेश्चंस उठाने चालू करे। अब क्वेश्चंस क्या थे? क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों के ऊपर 500 के टाइम पीरियड में, 500 BC के टाइम पीरियड में, क्योंकि जैसे जैसे थिंकर्स आने चालू हुए इंडिया के अंदर, इस टाइम पीरियड पे बिलीफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस उठने लग गए। क्वेश्चन क्या उठने लग गए दोस्तों? द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ एंड द बर्थ। कि लोगों ने कहा कि क्या संभव है जिंदगी, मतलब लाइफ संभव है, डेथ या बर्थ के बीच में कुछ जीवन है, अगर कोई मर गया तो क्या रीबर्थ होगा या नहीं होगा। दूसरा, क्या रीबर्थ जो है, जो दोबारा हमारा जन्म होता है, वो हमारे पिछले कर्मों पे निर्धारित होता है या नहीं होता है। दूसरा, पीपल ऑल्सो बिगन स्पेक्युलेटिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफाइस ट्रेडिशन। और लोगों ने यज्ञ जैसी चेतनाओं पे, यज्ञ जैसी चीज़ों पे चिंतन करना भी चालू कर दिया कि क्या सही मायने में अगर कोई इंसान यज्ञ करे तो उसका दोबारा जन्म होगा, और दोबारा जन्म होगा तो किन किन आधारों पे उनका दोबारा जन्म हो सकता है, इसका क्या प्रूफ है। तो लोगों ने ये क्वेश्चन करना चालू करा कि जो लोग यज्ञ भी नहीं कराते हैं तो वो भी बेचारे अशांत रहते हैं, जो यज्ञ करवा लेते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। और यज्ञ के टाइम पीरियड पे, उस टाइम पीरियड पे लोग यज्ञ करवाना पसंद तो करते थे, लेकिन लोगों ने कहा कि क्या कितने % प्रूफ सच है कि अगर यज्ञ करवाया जाएगा तो सब कुछ बेटर ही होगा। तो ये क्वेश्चंस उस टाइम पीरियड पे उठने लगे। एनसीईआरटी के अंदर आपको ये भी बताया गया कि उस टाइम पीरियड पे उपनिषद, जब वैदिक ट्रेडिशन चल रहा था तो उपनिषद जो है वो लिखा जाता था। तो उपनिषद क्या होता है दोस्तों? उपनिषद एक ऐसा क्या कहते हैं, निचोड़ होता है किसी कहानी का, जो उस टाइम पीरियड पे लोग मंत्र के टाइम पीरियड पे यूज करते थे। उपनिषद, जैसे कि आज की डेट में हम छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने की कोशिश करते हैं और उससे फिर मोरल ऑफ द स्टोरी बताते हैं, तो पुराने ज़माने में इसे उपनिषद का नाम दिया गया। एग्जाम्पल के लिए घोड़ा, और एग्जाम्पल के लिए कछुआ और खरगोश की कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। तो इस पूरे मैटर का निचोड़ क्या निकल के आता है, वो एक तरीके का उपनिषद था। तो जिस टाइम पीरियड पे वैदिक ट्रेडिशन अपने शिखर पे था, सुप्रीम पे था, तो उस टाइम पीरियड पे उपनिषद जैसी व्यवस्थाएं भी हमें बहुत देखने को मिलती थी। उपनिषद की परिभाषा एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैंने इसको कहीं दूसरे सोर्स से निकालने की कोशिश करी है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। इसका तात्पर्य है ब्रह्म विद्या और ज्ञान के लिए शिष्य को अपने गुरु के पास बैठना। उपनिषद में गुरु और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गुढ़ तरीके से संवाद का वर्णन है, जो इस पाठक को वेदों के मूल ज्ञान तक पहुंचाता है। जो वेदों के अंदर लिखा हुआ है उनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस होने के बाद फाइनली क्या कहते हैं, उस पर कुछ गुरु और शिष्य के बीच में निचोड़ निकाला जाता है। उपनिषद की कुछ पंक्तियां यहाँ पे देने की कोशिश करी गई है, जो एनसीईआरटी स्रोत सेकंड में बताती है। जैसे आत्मा की प्रकृति, मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। सच्चा यज्ञ, यह पवन जो बह रही है निश्चय ही एक यज्ञ है, बहते बहते ये सबको पवित्र करता है, इसीलिए वास्तव में यज्ञ है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो बताने की कोशिश करी गई है। आपने एक और जरूर सुनी होगी पंक्ति, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भी जो है एक उपनिषद है, और वो मुंडका उपनिषद से इस चीज को लिया गया है। अब ये उपनिषद पेपरों के अंदर तो आते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी लोगों को पता नहीं होती है। जब उपनिषद थे तो लोगों ने वेदों की जैसी चीज़ों को बड़ा सटीक तरीके से पढ़ के उनको एडिट करा था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा और आगे आए तो हमें समझ में आता है कि लोगों ने उपनिषद, वेद, धर्म ग्रंथ, इन सब पे क्वेश्चंस करने लगे कि सही मायने में यज्ञ जो है सच है भी या नहीं है। सो यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है कि दुनिया के अंदर बुद्धा और जैन, ये दो व्यक्ति हैं जिनके सोच या उनका रिलीजियस डेवलपमेंट या रिलीजियस थिंकिंग सभी लोगों से अलग थी। तो मैं कह सकता हूँ कि डिबेट और डिस्कशन 500 BCE से होना, लगभग 600 से लेकर 500 BCE में होना शुरू हो गया था।
और दुनिया के अंदर बहुत सारे महान गुरु जिनको अपनी शिक्षा के ऊपर, विद्या के ऊपर बड़ा घमंड था, घमंड नहीं कह सकते, एक तरीके से उनको अपने बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पता था, तो वो वेदों की अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चंस इन लोगों ने करना चालू करा। तो वो क्या था उसे भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब वेदों की अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन उठने लग गए तो बहुत सारे टीचर्स, एक तरीके से गुरु जो हैं, उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित करा, समाज दुनिया को देखा, और टीचर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन टू अनदर एज वेल एज लायर पर्सन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलॉसफी एंड द वे दे अंडरस्टूड द वर्ल्ड। फिर बड़े बड़े धर्म गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, ये कुटीरशालाओं के अंदर मिलते थे, एक धर्म गुरु के दूसरे धर्म गुरु से डिबेट होती थी, बातचीत होती थी, और लोगों ने यज्ञ जैसी व्यवस्थाओं के ऊपर क्वेश्चंस करने चालू करे। और जब क्वेश्चंस करने चालू करे तो इनके डिबेट एंड डिस्कशन, जैसे आज की डेट में यूपीएससी के एग्जाम होते हैं और जो बिल्कुल बेस्ट होता है उसको फर्स्ट रैंक मिलती है, तो ऐसे ही धर्मगुरु बहुत सारे थे जिनको अपनी फिलॉसफी पे बिलीव था। तो उन लोगों ने, इन सभी लोगों ने समय के साथ कुटीरशालाओं के अंदर मीटिंग्स करनी चालू करी, और जब मीटिंग्स करनी चालू करी तो उन सभी लोगों ने इन चीज़ पे ज़रूर फोकस करा कि सही मायने में जो जैसे यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं होती हैं तो ब्राह्मण पंडित ही इसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। संस्कृत जो है उस टाइम पीरियड में शूद्र जैसे लोगों को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। तो अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग विचारधाराओं का इस्तेमाल करते हुए हमें समझाने की कोशिश करी, लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर जो थे उन्होंने वेदों की अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हुए अपने लोगों को बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करी। जैसे सबसे पहला उन्होंने समझाया कि ही डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन द स्पेसिफिक कास्ट ऑफ द जेंडर। उन्होंने बताया कि कोई भी बंदा या बंदी जो भी है वो व्यवस्थाओं के अंदर पैदा होने की वजह से क्या उनको यज्ञ करने की या संस्कृत को सुनने या पढ़ने की परमिशन नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो वैदिक कल्चर बताता है कि जो शूद्र होते हैं वो यज्ञ नहीं कर सकते हैं, वो इन तीनों वर्ण व्यवस्थाओं के लोगों की मदद ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो था शुरुआती समय में रेज नहीं हुआ था, शुरुआती समय में नहीं बढ़ा था, लेकिन बाद में लोगों ने जानना चालू करा कि नहीं यार ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे में इनकी आइडियोलॉजी लोगों के सामने आई। तो यहाँ पे अब आपको ये बताना है कि गौतम बुद्ध जो है वो किस प्रकार की व्यवस्थाओं में बिलीव करते हैं। जैसे कि यज्ञ जैसी व्यवस्था थी तो लोगों का मानना था यज्ञ या शूद्र ब्राह्मण ये जाति, ब्राह्मण लोग कहते थे कि ये डिवाइन प्रिंसिपल है, ये हमने नहीं बनाई, यज्ञ जैसी व्यवस्था हमने नहीं बनाई है, ये इसको ऐसे परफॉर्म करना है ये हमने नहीं बनाया है। ये शुरुआती समय से कई हजारों सालों चलता आ रहा है, लेकिन समय के साथ नए थिंकर्स आए और दो तरीके की आइडियोलॉजी हमारे सामने आई, नीतिवादी और भौतिकवादी। नीतिवादी को फैटलिस्ट बोलते हैं और भौतिकवादी को मटेरियलिस्ट बोलते हैं। तो नीतिवादी लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ब्राह्मण जैसे जो लोग थे वो फैटलिस्ट लोग थे, क्योंकि उनका मानना था कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। और जबकि गौतम बुद्ध मटेरियलिस्ट थे, भौतिकवादी वो मानते हैं जो सब कुछ पूर्ण निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले से कैसे बन सकता है, सब कुछ पहले से कैसे बन सकता है, मतलब कि धरती के ऊपर जैसे ही इंसान डेवलप हुआ तो क्या यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं आ गई। धरती के ऊपर जैसे इंसान आया तो क्या वो वैदिक कल्चर, पौराणिक कल्चर, मनुस्मृति, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, क्या ये सारी चीजें लेके आ गए? नहीं। उन्होंने कहा जैसा समाज था, जैसे समाज में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, इंसान ने उन चीज़ों को वैसे डेवलप करना चालू करा। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक जेंडर, स्पेसिफिक कैटेगरी को अगर हम टारगेट करें और बोले कि ये चीज़ सिर्फ ये नहीं कर सकता, ये चीज़ सिर्फ यही कर सकता है, तो ये गलत है। तो इट मीन्स दैट मैं कह सकता हूँ गौतम बुद्ध मटेरियलिस्ट व्यक्ति थे। उनका मानना यह था कि सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है, और जबकि जैन धर्म के अंदर कुछ उल्टा ऑपोजिशन जैसी चीज़ें थी। तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक आइडियोलॉजी हो सकती है, मैं इसे फिक्स नहीं बोल सकता कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, लेकिन ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। अब ये चीज़ आगे ही बढ़ेगी चैप्टर के अंदर, और यहीं से हम नए थिंकर्स और बिलीफ सिस्टम को जानेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरीके से बताते हैं ये लोग कि भैया आइडियोलॉजी क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, हमें इन चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इनके ऊपर जब इन्होंने क्वेश्चंस करे तो इनके साथ क्या हुआ, या इनका पुराना इतिहास क्या था, ये लोग कैसे बने, इन लोगों की विचारधारा इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों थी, ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गई और कुछ लोग आज भी उनको फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सभी लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, इस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।